Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. The topic of this video is replacement theory. Initially हम इस वीडियो में सबसे पहले थ्योरी पार्ट कवर करेंगे और फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे. तो जिन बच्चों का प्रैक्टिकल फोकस है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. रिप्लेसमेंट थियरी नाम से ही क्लियर है जब हम आइटम्स को रिप्लेस करते हैं. और इस थ्योरी में कुछ मेथड्स हैं जिनसे हमें पता चल सकता है कि कोई भी मशीनरी है उसे हम कब रिप्लेस करें. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन. रिप्लेसमेंट थ्योरी इज कंसर्न्ड विद सिचुएशंस दैट अराइज व्हेन सम आइटम्स सच एज मशीन्स, men, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स और एनी अदर इक्विपमेंट नीड रिप्लेसमेंट ड्यू टू देयर एफिशिएंसी, फेलियर और ब्रेकडाउन. ये नाम से ही क्लियर है कि जब भी हमें किसी मशीन, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें मैन भी इंक्लूडेड है. मैन को रिप्लेस करने के लिए या ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करने के लिए हम स्टाफ रिप्लेसमेंट मेथड रिप्लेसमेंट थ्योरी में यूज़ करते हैं. अब रीज़न्स क्यों हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए पड़ती है क्योंकि एक तो जो मशीन्स होती हैं जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी जो हम कॉमर्स में पढ़ते हैं, वो इसलिए रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ती है ड्यू टू वियर एंड टियर. जब कोई मशीन पुरानी हो जाती है या एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है, वो मशीनरी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी ऑब्सलीट हो गई, या फिर वो मशीन ने काम करना ही बंद कर दिया या ब्रेक डाउन हो गया. सो मीनिंग क्लियर. सिचुएशंस जहां हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है. सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले अगर कोई ओल्ड आइटम फेल हो गई है और अभी काम नहीं कर रही तो उसे रिप्लेस करना पड़ेगा. सेकेंडली, एक्सपेक्टेड टू फेल, जैसे हमने किसी की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली है या कोई और कैपिटल बजटिंग मेथड्स यूज़ किए हैं और हमें उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ पता है. थर्डली, अगर उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो गई है, वो आइटम जो है वो डिटीरिएट हो गई है विद टाइम. नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, अगर कोई बेटर डिज़ाइन, बेटर टेक्नोलॉजी आ गई है. फिफ्थ, अगर स्टाफ, अब ये ह्यूमन रिलेटेड, अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ जो है वो कम हो रहा है ड्यू टू VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स, डेथ्स हो रही हैं और हमारा जो स्टाफ है वो रिड्यूस हो रहा है, हमें न्यू स्टाफ चाहिए. और लास्टली, अगर हम कोई और न्यू मार्केट या कोई फॉरेन मार्केट डिस्कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेंशन वगैरह. तो फर्स्ट पॉइंट फेलियर, एक्सपेक्टेड टू फेलियर, क्वालिटी डिटेरिएशन, better design or better technology, staff disappearing, and then new expansion or competitive market. Okay, moving on. Replacement decisions basically हमारे कौन से decisions होते हैं? तो financial decisions होते हैं. अब यहाँ पर एक point समझाना ज़रूरी है कि एक मशीन फॉर एग्जांपल अगर उसकी expected life जो है वो 10 years की है, तो वो अपनी एक्सपेक्टेड लाइफ पूरी करने से पहले भी ऑब्सलीट हो सकती है. कैसे? एक मशीन जिसकी इकोनॉमिक लाइफ 10 ईयर्स थी वो ऑब्सलीट 4 ईयर में हो गई. क्यों हो गई? ये पॉसिबल है ड्यू टू बेटर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि मोर मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए जो हमारी पुरानी मशीन से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं. अगर हमारी पुरानी मशीन फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में, तो जो न्यू मशीनरी है या न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो 11 यूनिट्स या उससे ज़्यादा ही प्रोड्यूस करेगी. इससे क्या होता है? इससे हमारी मशीन ऑब्सलीट जल्दी हो जाती है. तो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर. अब हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि रिप्लेसमेंट डिसीजंस हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं. इस टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन के 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ कॉस्ट एंड नॉन कॉस्ट. तो सबसे पहले कॉस्ट फैक्टर्स कौन कौन से कंसीडर किए जाते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन में? सबसे पहले होता है द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट, एंड द वन बीइंग रिप्लेस्ड. यहाँ पर ऑफ द वन बीइंग रिप्लेस्ड, जिसको हम डिनोट करते हैं विद C. नेक्स्ट, स्क्रैप वैल्यू, जिसको हम S से डिनोट करेंगे. थर्डली, यूजफुल लाइफ, एंड फोर्थ, रिटर्न्स, कि उस पर्टिकुलर मशीन से हमें एनुअली कितने रिटर्न्स आ रहे हैं. तो अब अगर हम यहाँ पर
एक इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी की बात करें, तो ऑब्वियसली उसके साथ डेप्रिसिएशन भी कनेक्टेड होती है। तो डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। और अगर डेप्रिसिएशन एनुअली कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास जो लाइफ यहाँ पर हो जाएगी वो हो जाएगी पर एनम 1। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला सिर्फ इतना ही रह जाएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप। ये प्रैक्टिकल के साथ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास नॉन कॉस्ट फैक्टर्स। नॉन कॉस्ट आस्पेक्ट कौन कौन से आ जाते हैं? दीज आर आस्पेक्ट्स ऑफ द टेक्नोलॉजी, या हम इसको कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। सेकेंड, अवेलेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस, वर्कर रिलेशनशिप या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस और अदर। तो हम नॉन कॉस्ट फैक्टर्स को क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी कह सकते हैं और कॉस्ट वालों को क्वांटिटेटिव फैक्टर्स। नाउ मूविंग ऑन, हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको बताया रिप्लेसमेंट हम क्या कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कैसे, जो फेलियर होता है मशीन का वो कैसे होते हैं। विच ब्रिंग्स अस टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ फेलियर्स। तो सबसे पहले ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ग्रेजुअल फेलियर्स एंड देन सडन फेलियर्स, जो कि नाम से ही क्लियर। तो ग्रेजुअल फेलियर्स वो होते हैं जो स्लो होते हैं या प्रोग्रेसिव होते हैं एज द लाइफ ऑफ द आइटम इंक्रीजेज और एफिशिएंसी डिक्रीजेज। जो हमें वो आउटपुट दे रहा है वो भी डिक्रीज हो जाती है। जब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो इंटरलिंक्ड उससे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक चेन इफेक्ट है। तो ग्रेजुअल फेलियर्स वो होते हैं जो स्लो होते हैं एंड प्रोग्रेसिव होते हैं। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हो जैसे कि मशीन, टायर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है सडन फेलियर्स, जो नाम से ही क्लियर है एकदम। अब सडन फेलियर प्रोग्रेसिव भी हो सकते हैं। अब सडन फेलियर के टाइप, सबसे पहले प्रोग्रेसिव फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लाइफ। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक बल्ब। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा कि ग्रेजुअल और सडन प्रोग्रेसिव फेलियर ये दोनों सेम ही तो है, लेकिन इनमें एक माइनर डिफरेंस है, दैट इज़ कि सडन फेलियर में जो इंस्टॉलेशन है और फेलियर वो कांस्टेंट नहीं होता फॉर एनी पर्टिकुलर इक्विपमेंट। अब अगर इलेक्ट्रिक बल्ब का केस है और अगर हमने 1000 इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ किए हैं तो उनका जो फेलियर होगा वो सडन हो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे 1000 इलेक्ट्रिक बल्ब्स एक साथ ही फेल हो जाएं, राइट? लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हमने एक ये डिफरेंट कैटेगरी बनाई है ग्रेजुअल फेलियर की, इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं? मशीन। अगर मशीन फेल होगी तो वो एक साथ होगी। मशीन फेल हो गई तो हमारी प्रोडक्शन भी रुक जाएगी। ऑन दी अदर हैंड सडन प्रोग्रेसिव फेलियर में ऐसा नहीं होता, राइट? नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट रेट्रोग्रेसिव फेलियर। अब इसमें कौन सी आइटम आ जाती हैं? वो आइटम्स जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर उनकी लाइफ की स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा होती है और एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम बीतता है उनके फेलियर के चांसेस कम होते हैं। विच मीन्स अगर वो यूनिट सर्वाइव कर गई शुरू में तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ इंक्रीज होती है। इसकी एग्जाम्पल है इंजन। नेक्स्ट सडन रैंडम फेलियर। ये भी नेम से ही क्लियर है, जो फेलियर रैंडम हो। एक इक्विपमेंट कोई भी एक रैंडम कॉज से वो फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल शॉक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फ़ोन नीचे गिर गया ज़मीन पर और वो फेल हो जाता है, नहीं चल रहा दोबारा, तो दैट इज़ व्हाट रैंडम फेलियर। इसकी एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। क्लियर? सो आई होप विद दिस फेलियर मैकेनिज्म इन द रिप्लेसमेंट थ्योरी इज़ क्लियर टू ऑल। अगर आपका कोई डाउट है देन डू कमेंट डाउन बिलो। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा और आपकी स्टडी में हेल्प हुई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब नेक्स्ट हम इस वीडियो में एजम्पशंस डिस्कस करेंगे। अब क्योंकि ये भी एक थियरी, तो हर एक
थियोरी की एजम्पशन होती ही हैं। तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक एजम्पशंस ऑफ द थियोरी। तो सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट इसकी एजम्पशन होती है जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है और मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो क्या रहती हैं, वो कांस्टेंट रहती हैं। थर्ड, जो इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लास्ट जो इसकी एजम्पशन है दैट इज कि कोई भी चेंज, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये चार हैं assumptions of replacement theory. So I hope with this assumptions of the theory as well are clear to all. इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो इसी प्लेलिस्ट में आगे है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट और आपकी इस वीडियो से आपकी स्टडी में हेल्प हुई है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।